हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का जो अपना लेसन रहने वाला है वो है मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रा एवं मुद्रा के पूर्ति। ये टोटल 3 से 4 मार्क्स का अपना लेसन है और इसको ज़रा ध्यान से, ये आसान लेसन है और ये मतलब 3 से 4 मार्क्स के इसमें क्वेश्चंस आते हैं, है ना। सबसे पहले हम डेफिनेशन समझेंगे कि मुद्रा क्या होता है। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, यानी कोई सा भी वस्तु जो वह कार्य करती है जो कि मुद्रा के द्वारा किया जाता है, तो वो वस्तु भी मुद्रा ही कहलाएगी, है ना। तो मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो अगर इसे दूसरे लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो मुद्रा वह है जो विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापदंड और मूल्य के संचय के रूप में कार्य करता है। मुद्रा वह है जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में कार्य करता है, काम करता है ना। तो ये अपना डेफिनेशन हो गया। अब इसके बाद हम इसके फंक्शंस को समझेंगे। जो पेपर में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी से आते हैं, इसी से पुटअप किए जाते हैं कि इसे फंक्शन बताओ, कौन कौन से फंक्शन है कि नहीं। सबसे पहला जो फंक्शन है वो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सपोज आप कोई वस्तु खरीदना चाहते हो, कोई वस्तु आप बेचना चाहते हो, तो खरीदने पे भी आपको क्या मिलेगा, आपको मुद्रा ही मिलेगा, है ना। बेचने पे भी, खरीदने के लिए भी क्या जरूरत पड़ेगी, मुद्रा की जरूरत पड़ेगी। और बेचने के लिए भी आपको, बेचोगे तो क्या मिलेगा आपको, मुद्रा के रूप में मिलेगा। यानी कि विनिमय मतलब होता है लेन देन या खरीद बिक्री, है ना। तो इसके माध्यम के रूप में काम करती है, मीडियम के रूप में काम करती है, विनिमय के मीडियम के रूप में काम करती है। खरीदने और बेचने के मीडियम के रूप में जो काम करता है कोई भी वस्तु, वो क्या कहलाता है, वो मुद्रा कहलाता है। ठीक है। तो खरीदने पे भी हम रुपये में खरीद रहे हैं उसे, है ना। अब बेचने पे भी हमें रुपया मिल रहा है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, रुपया। तो इसके माध्यम के रूप में हम यूज करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुद्रा का कार्य पहला यही है कि विनिमय का माध्यम। दूसरा है मूल्य का मापदंड। मूल्य का मापदंड, पहले जब मुद्रा नहीं था तो हम मूल्य को जो है से, एक वस्तु का मूल्य दूसरे वस्तु से तय करते थे कि एक कार के बदले एक कार के बदले 3 घोड़े, है कि नहीं। सपोज अगर मुद्रा ना हो तो हम ऐसे तय करेंगे ना, एक कार के बदले 3 घोड़े। लेकिन आज क्या है, आज सभी चीज़ को मुद्रा में नापा जाता है। एक कार को भी हम मुद्रा में नापते हैं कि 4 लाख की कार है ना। एक घोड़ा, उससे भी किस में नापते हैं, उसको भी मुद्रा में नापते हैं कि वो 1 लाख का है कि नहीं। जमीन, इसको भी किस में नापते हैं, मुद्रा में नापते हैं कि हाँ इतना जमीन है, 4 लाख का है कि नहीं। तो ये है। तो यानी कि मुद्रा का मापदंड, मेजर ऑफ वैल्यू, सबको किस में नापा जाता है, मुद्रा में ही नापा जाता है। ऐसा कोई सा भी वस्तु जो मेजर ऑफ वैल्यू के रूप में काम करे वो क्या कहलाएगा, मुद्रा कहलाएगा, है कि नहीं। अगला है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्थगित भुगतान का मान। अब ये क्या होता है, इसका मतलब ये है कि सपोज कोई आपसे 1,000 रुपया लेता है, ठीक है। वो कहता है कि मैं महीने के लास्ट में आपको ब्याज के रूप में 200 रुपये एक्स्ट्रा लौटाऊंगा, यानी कि 1200 रुपया लौटाऊंगा। तो अभी भी उसने किस में लौटाया है, 200 रुपया ज़्यादा, यानी कि ये भी मुद्रा है और ये भी मुद्रा है। स्थगित भुगतान मतलब अभी आप मुझे पैसा दे दो, अब मैं आपको बाद में, या आप मुझे, मेरे लिए अभी काम कर लो, मैं आपको बाद में पैसा दूंगा। स्थगित भुगतान का मतलब ये होता है कि दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 1 महीना के लिए या 1 साल के लिए आप मुझे, मेरे लिए ये काम करो, मैं आपको बाद में इतना पैसा दूंगा। तो आप सपोज 1,000 रुपया आपने दिया और उसने ये कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 1200 रुपया दूंगा महीने के लास्ट में, 200 रुपया एक्स्ट्रा दूंगा, है ना। तो क्या हुआ कि यहाँ पे 200 रुपया भी मुद्रा में है, दोनों का वैल्यू क्या है, दोनों को मुद्रा में ही है। लेकिन पहले क्या होता था, जब मुद्रा नहीं था, तो मान लो कोई अगर ये कह रहा है कि 1 केजी गेहूँ आप मुझे दे दो, मैं आपको 1 केजी गेहूँ वापस कर दूंगा 1 महीने बाद, या 2 केजी कर दूंगा, है ना। तो क्या उसी गेहूं की क्वालिटी, जो गेहूं आपने 1 महीने पहले दिया था, क्या उसी क्वालिटी की गेहूं आपको 1 महीने बाद मिलेगा,
नहीं ना, वो संभव नहीं है ना। क्यों? लेकिन यहाँ पे क्वालिटी में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्वालिटी तो वही रहेगी। 1,000 रुपये की क्वालिटी, अगर मान लो 1,000 लौटा रहा है ना, 1,000 का वैल्यू 1,000 रहेगा उस समय भी, 1 महीने के बाद भी, है कि नहीं। यहाँ पे वो संभव नहीं है। इसका एक और उदाहरण दे दीजिए, अब देता हूँ मैं। हम लोग जो, या कोई भी जो काम करता है, जो कंपनी वगैरह में काम करता है, कंपनी में काम करता है तो क्या होता है, महीने के लास्ट में उसे सैलरी मिलती है, और उस सैलरी से वो बहुत सी चीज़ें खरीद पाता है ना। तो इस ये भी क्या है, स्थगित भुगतान का ही एक एग्जाम्पल है। कैसे कि कंपनी क्या कहती है कि आप मेरे लिए 1 महीना काम करो और 1 महीने बाद मैं आपको पेमेंट करूँगा। स्थगित भुगतान मतलब होता है ऐसा भुगतान जिसमें आप किसी के लिए या किसी के लिए एक बाद में भुगतान करते हैं। अभी भुगतान करना है लेकिन नहीं, आप उस समय भुगतान नहीं करते बल्कि बाद में भुगतान करते हैं। सपोज 1 महीने तक हम काम करते हैं कंपनी के लिए, उसके बाद हमें सैलरी देती है, महीने के लास्ट में हमें सैलरी देती है। उस सैलरी से हम कुछ भी खरीद सकते हैं। सैलरी के रूप में हमें अभी क्या मिलता है, मुद्रा मिलता है, यानी पैसा मिलता है हमें। लेकिन उस समय की बात करें जब पैसा नहीं था, तो तो क्या उस समय ये संभव था? नहीं संभव था। कैसे? मान लो एक कंपनी थी, कंपनी कहती कि आप मुझे 1 साल तक, सॉरी 1 महीने तक काम करें और लास्ट में मैं आपको 10 kg गेहूँ दूंगा या 50 kg गेहूँ दूंगा। तो महीने के लास्ट में मुझे 50 kg गेहूँ देता, तो क्या मैं उसको महीने के लास्ट में मेरी जितनी आवश्यकता है वो पूरी हो जाती? नहीं ना। बस कौन सी आवश्यकता पूरी होती? बस केवल गेहूँ की, आटे की आवश्यकता पूरी होती। और भी तो जरूरत है मुझे, दाल चीनी और सभी तो जरूरत है ना। तो क्या मैं इस गेहूँ के बदले फिर, मतलब ये संभव नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे नीड्स चेंज हो जाएगा। हो सकता है उस समय 1 महीने बाद मुझे गेहूँ की जरूरत ही ना हो, है ना। तो ये सारी चीजें। अगला है मूल्य का संचय। सपोज आपके पास एक भैंस है ना, अब उसे कितने दिनों तक बचा के रख सकते हो? नहीं ना, उसका एज होगा, है ना। उस एज के बाद वो बुढ़ी हो जाएगी और मर जाएगी, है कि नहीं। तो क्या आप इसको संचय कर सकते हो? नहीं ना। लेकिन आपके पास मान लो अभी की स्थिति क्या है, आपके पास अगर भैंस है, आपको मूल्य संचय करना है, तो आप भैंस को किसी और को बेच दो, है ना, बेच दो और उससे मुद्रा ले लो, और मुद्रा को बैंक में जाकर जमा करा दो। आप जब जितना चाहो उतने दिन तक आप उसका संचय कर सकते हो, उसे बचा के रख सकते हो, है कि नहीं। आपके पास गेहूं है, तो पहले क्या होता था, गेहूं को संचय करना बड़ा मुश्किल था। मूल्य का संचय, गेहूं के मूल्य का संचय, क्योंकि गेहूं को ज़्यादा दिन तक बचा के नहीं रखता। अभी क्या है, गेहूं आपके पास ज़्यादा है तो आप उसे बेच दो, बेचने के बाद जो पैसा मिलता है आप उसे बैंक में जमा करा दो। आप जितने महीने उतना दिन तक आप मूल्य का संचय, स्टोर वैल्यू कर सकते हो। मूल्य का हस्तांतरण, मान लो आपके पास दिल्ली में आप रहते हो और 50 kg आपके पास अभी लोहा है ना। आप शिफ्ट हो रहे हो, आप शिफ्ट हो रहे हो मुंबई। तो आप 50 kg, पहले क्या होता था जब मुद्रा नहीं था, तो इस 50 kg लोहा को हमें बेचना पड़ता था, मतलब किसी को घूम घूम के कि आपके पास लोहा की जरूरत है, ये जरूरत है ना। अभी क्या है कि 50 उस गेहूँ उस अगर हमें ट्रांसफर ऑफ वैल्यू करना है, तो इस 50 kg को हमें ले जाना पड़ता था मुंबई, है कि नहीं। नहीं, अब क्या है, इस 50 kg लोहे को आप यहाँ पे बेच दो, अब बेचने के बाद जो पैसा मिलता है उसे आप मुंबई लेके चले जाओ या बैंक में जमा करा दो, आसानी से आप वहाँ जाके निकाल लो। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत ही आसान है। 50 kg आपके पास लोहा है, उसको बेच दो, और बेचने के बाद उसे मुंबई, उस पैसे को आप आसानी से कैरी करके मुंबई ले जा सकते हो। पहले क्या होता था, उस 50 kg लोहे को ही हमें मुंबई लेके जाना पड़ता था, जो कि मूल्य का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू बहुत ही मुश्किल था। अब हम बात करते हैं मुद्रा की पूर्ति। ये अपना हो चुका है पूरा। मुद्रा क्या होता है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। यह डेफिनेशन ये वाला लिख सकते हैं आप। और उसके बाद ये फंक्शंस ऑफ मनी में विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये सब हो गए। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो है मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर देश में लोगों के पास सभी प्रकार के मुद्रा के स्टॉक से है, ठीक है। तो मुद्रा की पूर्ति का मतलब है कि एक निश्चित समय पर, एक फिक्स टाइम पर देश में लोगों के पास टोटल कितने
मुद्रा उपस्थित है, उसका स्टॉक कितना है लोगों के पास, उसी को हम कहते हैं मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा के पूर्ति से अभिप्राय एक निश्चित समय पर, एक निश्चित टाइम पर, फिक्स टाइम पर देश में लोगों के पास सभी प्रकार के नोट हो गया, सिक्के हो गए, ये सभी प्रकार के मुद्रा के स्टॉक से है। ठीक है, अब मुद्रा को कैसे नापा जाता है? मुद्रा को नापने का ये है M1। M1 में किसको शामिल किया जाता है? जनता के पास करेंसी। C मतलब है जनता के पास करेंसी, जनता के पास करेंसी। अब इस जनता के पास करेंसी का मतलब है ये दोनों करेंसी, नोट हो गए या सिक्के हो गए, सभी को जोड़ा जाता है ना। C मतलब जनता के पास करेंसी। ये है डिमांड डिपॉजिट, यानी बैंक में कितना आपने बैंक में जो जमा होता है, जो जनता लोगों का, जो देश के लोगों का बैंक में जो जमा होता है वो। अदर डिपॉजिट एट RBI, RBI के पास अदर डिपॉजिट भी होते हैं, जैसे कि विदेशी बैंक भी RBI के पास जमा करती है, कभी कभी IMF, वर्ल्ड बैंक भी RBI के पास पैसा जमा की हुई होती है, उन सबको शामिल किया जाता है। पहला M1 में जनता के पास करेंसी, C प्लस DD डिमांड डिपॉजिट, यानी कि बैंक में जितना जमा है जनता का, OD अदर डिपॉजिट में RBI के पास जो विदेशों की जो बैंक है वो कितना जमा की हुई है, या तो फिर IMF और वर्ल्ड बैंक RBI के पास कितना जमा की हुई है, वो सारे पैसों को शामिल किया जाता है। अब आते हैं M2। M2 में M1, यानी M1 में ये पूरा जितना है उसको तो प्लस करते ही है, साथ में डाक के बचत खाते में जमा। डाक जो है अपना इंडियन पोस्ट जो है उसमें भी बचत खाता होता है, तो उसमें जितना जमा है उसको भी शामिल किया जाता है M2 में, है ना। अब M3 में M1 ये वाला व्यापारिक बैंकों की निवल सावधि जमा। उसके बाद आता है M4 में M3 प्लस डाक खानों में कुल जमाए NSC को छोड़कर, है ना, NSC को छोड़कर। तो ये था मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा की पूर्ति से अभिप्राय स्टॉक से है कि एक देश में निश्चित समय पर मुद्रा की कितनी स्टॉक है ना। तो ये सभी हो गए, और इसके नापने के उपाय क्या गया, इसको इस तरीके से नापा जाता है M1, M2, M3, M4। M1 में जो जो शामिल होता है वो मैंने बता दिया, M2 में ये, M3 में ये, M4 में ये।